50 साल पहले एक था 12 साल का बच्चा। घर का नाम नरेंद्र। दोस्तों के बीच एंडी। एक दिन की बात है। ये साल 1962 का वडनगर था। पानी से नदी लबालब भरी थी। नदी के बीच एक मंदिर था और उस मंदिर पर लहरा रहे भगवा ध्वज को बदलने का वक्त आ चुका था, लेकिन चारों तरफ मगरमच्छ घूम रहे थे। गांव में किसी की हिम्मत नहीं हुई। उसी वक्त वो नदी में कूदा। मगरमच्छ से लड़ते हुए वो मंदिर तक पहुंचा और ध्वज बदल दिया। यहीं से शुरू होती है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कहानी। उस नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कहानी जिन्हें उनके प्रशंसक भारत के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। नरेंद्र की कहानी के पहले चरित्र हैं उनके परदादा मगनलाल रणछोड़दास। बनासकांठा के नवदोत्रा गांव से मगनलाल मेहसाणा के वडनगर आए। वडनगर में उन्होंने किराने की दुकान शुरू की। मगनलाल के बेटे मूलचंद ने इसी छोटे से कारोबार को संभाला। साल 1915 में मूलचंद के घर दामोदर दास का जन्म हुआ। दामोदर दास की ही तीसरी संतान है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ। मोदी के बड़े भाई का नाम सोम है, मंझले भाई अमृत। नरेंद्र मोदी की एक बहन है बसंती। 2 छोटे भाई हैं प्रहलाद और पंकज। इसी वडनगर रेलवे स्टेशन के सामने नरेंद्र मोदी के पिताजी दामोदर मोदी की चाय की दुकान हुआ करती थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी सिर्फ 6 साल के थे। लोअर मिडिल क्लास के थे। पिताजी की एक चाय की कैंटीन थी रेलवे स्टेशन की बाहर। साल 1956। मोदी के सामने 2 रास्ते थे, एक आसान और दूसरा बेहद मुश्किल। बहुत आसान था, चाय चाय कहते हुए स्टेशन पर निकल जाना और चाय बेचकर अपना घर चलाना। लेकिन छोटे मोदी का दिमाग कुछ बड़ा सोचता था। जो पढ़ाई करते थे उसी टाइम पर वडनगर में उस शाखा में जाते थे। वडनगर में आरएसएस की शाखा वकील साहब चलाते थे। चाय की दुकान पर लक्ष्मण राव इनामदार यानी वकील साहब रोज आते थे। मोदी पर संघ का रंग वकील साहब की बातों से ही चढ़ा और 8 साल की उम्र में मोदी बाल स्वयंसेवक बन गए। नरेंद्र मोदी अभी मुख्यमंत्री निवास में रहते हैं, लेकिन पहले मोदी ईंट और मिट्टी से बने ऐसे घर में रहते थे। ये 40 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा था। इसमें 3 कमरे थे। मोदी अपने मम्मी पापा और 6 भाई बहनों के साथ एक कमरे में सोया करते थे। ठंडे पानी के लिए उन्होंने सुराही रखी हुई थी। मां चूल्हे पे खाना बनाती और फिर सब खाते। इस घर में कोई भी बाथरूम नहीं था, इसीलिए सुराही के पास ही कपड़ों को टांग कर इस घर की महिलाएं नहाया करती थी। बहुत सामान्य परिवार से आया हूं, जहां मेहनत ही जिंदगी की इमानत होती है और इसलिए मेरी जेनेटिक सिस्टम में परिश्रम लिखा हुआ है। दूसरा कमरा रसोई घर था। इसके 2 हिस्से थे। एक हिस्से में मिट्टी से बना चूल्हा रहता था और दूसरे हिस्से पर देवी देवताओं की तस्वीर दीवार पर चिपकी रहती। तीसरे कमरे में गोबर से बने उपले और सूखी लकड़ियां इकट्ठा की जाती थी। मोदी की मां जब भी खाना बनाती धुआं
पूरे घर में फैल जाता। अंधेरा इतना रहता कि दिन में भी लालटेन जलाने की जरूरत पड़ती थी। घर में कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक दरवाजा था जो बाहर की तरफ खुलता था, और बाहर भी कोई खुला मैदान नहीं था, एक तंग गली थी। लकड़ी जला के चूल्हे पर खाना पकाया जाता था। वडनगर में वाटर वर्क्स नहीं था, तो पानी लाने के लिए कुएं से पानी लाना पड़ता था। गांव के इसी तालाब में नरेंद्र मोदी के परिवार वाले नहाते थे। नरेंद्र मोदी ने इसी तालाब में तैरना सीखा और धीरे धीरे वे गांव के सबसे बढ़िया तैराक बन गए। तैराकी करते करते मोदी मगरमच्छ से खेलने लगे। एक दिन वो मगरमच्छ के बच्चे को पकड़कर घर ले आए। आज है कि हूँ हमारा गांव में तालाब से तलाव में एक मगरનું બચ્ચું પકડી લાવ્યો અને એને નિશાળમાં લઈ ગયો। हमारी आखी शाળા ભાગી ગઈ। हमारा બધા शिक्षकों पर डरता था। गांव के स्कूल में बेंच तक नहीं होती थी, जमीन पर बैठकर पढ़ते थे, स्लेट पर लिखते थे। सुबह आरएसएस की शाखा में काली टोपी और स्कूल में एनसीसी ड्रेस में दिखते थे। मोदी अपने घर में सबसे अलग थे। जब परेशान होते थे तो मौन व्रत धारण कर लेते थे। नरेंद्र मोदी को बचपन में लोग एनडी बुलाया करते थे। एनडी का मतलब नरेंद्र दामोदर दास। नरेंद्र मोदी को जब भी स्कूल से छुट्टी मिला करती थी, वो अपने पिताजी की चाय की दुकान पर आकर बैठ जाया करते थे। जब भी उन्हें 1 घंटे की फुर्सत मिलती, वो वडनगर की लाइब्रेरी में चले जाते थे। जब मोदी नहीं मिलते थे तो घर वालों को ये पता था कि आखिर वो होंगे कहाँ। मोदी के बड़े भाई सीधे लाइब्रेरी आते थे, जहां नरेंद्र को वो किसी किताब के सामने बैठे पाते थे। किसी दिन नरेंद्र मोदी 40-50 पन्ने तक पढ़ जाते थे, और इसी पढ़ाई ने मोदी को डिबेट में हमेशा अव्वल बनाया। लाइब्रेरी में बहुत उनको ढूंढना होता, लाइब्रेरी में जाना पड़ता। नरेंद्र कहाँ आते, जाओ लाइब्रेरी में जाओ, वहां मिल जाएगा। वो अपने विज्ञान के टीचर मिस्ट्री सर के बेहद करीब थे। यही नहीं, बल्कि वो प्रयोगशाला में मिस्ट्री सर की बड़ी मदद भी किया करते थे। वो टेस्ट ट्यूब में केमिकल भरते तो केमिकल रिएक्शन देखना उनको बेहद पसंद था। मोदी को आज पूरी दुनिया जानती है। उनके बारे में कहा जाता है कि गुजरात में मोदी का 1 मैन शो चलता है। मेहसाणा के वडनगर में मोदी की पहचान एक अलग 1 मैन शो को लेकर बनी। नरेंद्र के स्कूल में पीलू फूल नाम का नाटक दिखाया गया। इस नाटक के लेखक, डायरेक्टर और एक्टर तीनों नरेंद्र मोदी थे। पीला फूल करके नाटक था, और उन्होंने खुद ने उसको लिखा हुआ था, तो उसमें खुद ने उसमें भाग भी लिया था। इसमें नरेंद्र मोदी एक अछूत महिला के बेटे के रोल में थे। उस महिला का बेटा बहुत बीमार था। वो गांव के हकीम से लेकर डायन सबके पास अपने बेटे के इलाज के लिए गई। आखिर में उससे कहा गया कि मंदिर से पीले फूल वाला प्रसाद लेकर आओ और बेटा ठीक हो जाएगा। महिला को मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। जब वो घर लौटी तो उसके बेटे की मौत हो चुकी थी। नाटक में छोटे मोदी की मौत ने पूरे गांव को रुला दिया। मोदी ने दूसरे नाटक में वीर शिवाजी का रोल किया। नरेंद्र भाई के घर पास के मंदिर में रहने वाले एक साधु अक्सर आया करते थे। एक दिन उस साधु बाबा से मां हीराबा ने अपने 2 बच्चों सोम भाई और नरेंद्र भाई की कुंडली दिखा गया। उस साधु ने कहा, सोम भाई का जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन नरेंद्र भाई अगर राजनीति में गए तो सियासत के बादशाह बनेंगे। अगर साधु बन गए तो फिर शंकराचार्य की कुर्सी ले लेंगे। कुंडली देख के उन्होंने बताया, नरेंद्र के लिए बताया कि ये लड़का बड़े होने पर या तो चक्रवर्ती राजा के स्थान पर पहुंचेगा, या तो वो सन्यासी हो जाएगा, तो शंकराचार्य की पद प्राप्त करेगा। वडनगर के मंदिर में एक बड़े साधु रहने आए। उन्होंने अपनी हथेली पर ज्वार उगा रखी थी। नरेंद्र उन्हें रोज सुबह शाम अपने हाथ से खाना खिलाते। उसी बीच एक रिश्तेदार की शादी थी।
नरेंद्र के पूरे परिवार को शादी में शामिल होने जाना था, लेकिन नरेंद्र ने कहा, मैं शादी में नहीं जाऊंगा, गांव में रहकर साधु महाराज की सेवा करूंगा। रिश्तेदार की शादी में जाने का था, तो घर वालों को सबको जाना था, नजदीक का रिश्ता था। नरेंद्र को बोल दिया था कि आप लोग जाइए, मैं महात्मा की सेवा करूंगा। साधु संतों के साथ रहना नरेंद्र भाई को अच्छा लगता था। ये देखकर मां को डर लगता था। नरेंद्र मोदी 17 साल के हुए तो कॉलेज में दाखिला ले लिया। एक दिन उन्होंने घर वालों के सामने एक चौंकाने वाला प्रस्ताव रखा। नरेंद्र भाई ने कहा कि वो आध्यात्मिक खोज के लिए हिमालय जाना चाहते हैं। मुझे कोई लेना देना नहीं था इस दुनिया से। अचानक कहां मेरे सर पे आगे पड़ गया, वरना मैं एक दूसरी दुनिया का इंसान था। नरेंद्र के मुंह से ये बात सुनते ही मां को साधु की कही हुई बातें सच होती दिखी। मां थोड़ी परेशान दिखी तो 17 साल के नरेंद्र ने कहा, जब तक घर वाले खुशी खुशी उन्हें हिमालय यात्रा की इजाजत नहीं देंगे वो नहीं जाएंगे। लेकिन उनका मन यही कहता है कि वो हिमालय की तरफ जाकर कुछ दिन चिंतन करें। उन्होंने बताया घर पर कि भी मैं घर छोड़ के बाहर जाना चाहता हूं और कुछ देखने के लिए, कुछ समझने के लिए, ये मेरा ख्याल है। घर वालों ने ना बोल दिया कि मैंने ऐसा नहीं है, अभी कुछ छोटा है, नहीं मुझे जाने दीजिए आप, लेकिन मैं ऐसे भाग के नहीं जाऊंगा, आप लोग इजाजत देंगे तभी जाऊंगा। काफी सोच विचार के बाद घर वाले तैयार हो गए। मां ने रास्ते के सफर के लिए कंसार बना दिया, माथे पर तिलक लगाकर विदा किया। नरेंद्र मोदी के मन में हिमालय की तरफ जाने का ख्याल कैसे आया, इसके पीछे विवेकानंद हो सकते हैं। विवेकानंद के बचपन का नाम भी नरेंद्र था। नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद पर लिखी सारी किताबें पढ़ ली। पूरे 2 साल तक नरेंद्र भाई मोदी हिमालय की कंदराओं और गुफाओं में घूमते रहे। न घर वालों को चिट्ठी भेजी, न कोई खोज खबर ली। 2 साल बाद 19 साल के नरेंद्र मोदी एक दिन अचानक घर लौटे। सबसे पहले छोटी बहन बसंती बेन ने नरेंद्र भाई को देखा। मां किचन में खाना बना रही थीं। छोटी बहन ये कहती हुई घर के अंदर भागी, नरेंद्र भाई आ गए, नरेंद्र भाई आ गए। नरेंद्र का नाम सुनते ही मां खुद को रोक नहीं पाई, बदहवास घर से बाहर भागी। कंधे पर एक झोला लटकाए 19 साल के नरेंद्र को जब देखा तो आंखों से आंसू टपकने लगे। मां ने सबसे पहला सवाल किया, इतने दिन कहां थे, क्या खाते थे? नरेंद्र ने कहा, हिमालय में था, बिल्कुल ठीक था। बेटा 2 साल बाद घर लौटा था। मां ने रोटला और सब्जी बनाई। अलग से मिठाई बनाना चाहती थी, लेकिन नरेंद्र भाई ने मना कर दिया। खाना खाकर नरेंद्र गांव घूमने निकले तो मां ने सबसे पहले नरेंद्र के झोले को खोलकर देखा। हैरान रह गई। सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा था, एक हाफ पहरान, एक भगवा शॉल और मां की एक तस्वीर थी। हिमालय के बाद मोदी ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी की। एक बार मोदी से मजाक मजाक में पूछा गया, क्या कैलाश पर्वत पर आपको शिव पार्वती के दर्शन हुए? मोदी जी, कैलाश पर शिव पार्वती से भेंट हुई? गणेश जी से मुलाकात हुई थी। कैसे? कैलाश मानसरोवर के इलाके में आपको एक मच्छर भी नहीं दिखता, जिंदगी का नामो निशान नहीं है। लेकिन अचानक 24,000 फीट की ऊंचाई पर मुझे एक चूहा दिखा, इसीलिए मुझे लगा गणेश जी यहाँ विराजमान हैं। वहां से आए तो वहां का प्रसाद सब दिया। तो उस टाइम पर उन्होंने बताया था कि मैं वहां पर पूजा करता तो मैंने चूहा देखा था। नरेंद्र मोदी 21 साल के हो चुके थे। 1971 का साल था। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में जंग छिड़ी थी। भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को मदद कर रही थी। सैनिक जब अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से होकर जाते तो नरेंद्र भाई उनकी मदद करने में जुट जाते। इसी दौरान वकील साहब से वो दोबारा मिले। वकील साहब ने आरएसएस से जुड़ने के लिए कहा। नरेंद्र भाई ने उसी वक्त चाचा का घर तोड़ दिया। वे संघ के प्रचारक बन गए। तय कर लिया कभी शादी नहीं करेंगे, सारी जिंदगी संघ के नाम कर दी। मोदी अहमदाबाद के हेडगेवार भवन में रहने लगे।
सुबह सुबह 3 बजे बिस्तर छोड़ते थे। वकील साहब को गुरु मान चुके थे। अहमदाबाद के संघ कार्यालय में आने वाली सभी चिट्ठियों का जवाब मोदी ही देते थे। 25-26 जून 1975 की आधी रात देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। आजाद भारत में कभी ऐसा हो सकता है, ये अपने आप में कंपा देने वाली घटना है। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी गिरफ्तार कर लिए गए। पूरी इमरजेंसी के दौरान सरकार मोदी को पकड़ नहीं पाई, क्योंकि मोदी ने बार बार अपना हुलिया बदला। बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ाई, लंबे बाल और पगड़ी पहनकर सरदार जैसे दिखते थे। अंडरग्राउंड रहना पड़ता था, पुलिस के वारंट थे, पुलिस पकड़ना चाहती थी तो कभी स्वामी जी बन गए, तो कभी कॉलेज स्टूडेंट बन गए, तो कभी सरदार बन गए। इमरजेंसी खत्म हुई। गुजरात और दिल्ली दोनों जगह जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन मोदी सत्ता से दूर ही रहना चाहते थे। वही कर रहे साहब। साल 1980 में बीजेपी का जन्म हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी पहले अध्यक्ष बने। 1981 में 31 साल के नरेंद्र मोदी को संघ ने गुजरात का प्रभार दे दिया। साल 1987 में नरेंद्र मोदी की बीजेपी में एंट्री हुई। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को एक आइडिया दिया, और वो आइडिया था न्याय यात्रा निकालने का। और मित्रों, जिंदगी में कुछ बनने के सपने देखोगे और बन नहीं पाओगे तो पूरी जिंदगी बोझ बनकर के जीओगे। 25 नवंबर 1990 को लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा शुरू की। आडवाणी की इस रथ यात्रा के पहले साथ ही मोदी बने। सोमनाथ से लेकर मुंबई तक मोदी आडवाणी के साथ रहे। इस रथ यात्रा के दौरान मोदी आडवाणी के बहुत करीब आ गए। मोदी का कद बढ़ा। 11 दिसंबर 1991 को उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की एकता यात्रा शुरू की। पूरी यात्रा में मोदी मुरली मनोहर जोशी के साथ रहे। श्रीनगर के लाल चौक में 26 जनवरी 1992 को मुरली मनोहर जोशी के साथ तिरंगा फहराया। गुजरात विधानसभा का चुनाव 1995 में होना था। मोदी ने पूरा प्लान बनाया। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों में से बीजेपी को 2/3 से ज्यादा 121 सीटें मिली। केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने। मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने में जुटे हुए थे और शंकर सिंह वाघेला अंदर ही अंदर विद्रोह की आग भड़का रहे थे। मोदी ने गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष कांशीराम राणा को गुजरात बीजेपी के मंत्री पद से अपना इस्तीफा भेजते हुए भावुक पत्र लिखा और एक कहानी सुनाकर अपनी बात स्पष्ट कर दी। मोदी ने लिखा, आदरणीय कांशीराम भाई, मुझे एक कहानी याद आती है। एक बच्चे को लेकर उसकी अपनी माँ और सौतेली माँ के बीच अदालत में झगड़ा चल रहा था। बच्चे पर दोनों ही अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। जज ने फैसला किया कि बच्चे को 2 टुकड़ों में काट दिया जाए और दोनों को एक एक हिस्सा दे दिया जाए। लेकिन पैदा करने वाली माँ ने जज के फैसले का विरोध किया। मेरी भी हालत कुछ वैसी ही है। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए मैं महासचिव का पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। आपका नरेंद्र मोदी। मोदी के इस्तीफे के बाद गुजरात बीजेपी में बगावत और तेज हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी को गांधीनगर आना पड़ा। केशुभाई को इस्तीफे के लिए मना लिया गया। वाघेला पार्टी में लौट आए। नरेंद्र मोदी को बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाकर दिल्ली भेज दिया गया। कारगिल युद्ध के दौरान मोदी बॉर्डर पर थे। कारगिल विजय के बाद अटल बिहारी वाजपेयी फिर प्रधानमंत्री बने। मोदी को भी उनकी मेहनत का इनाम मिला। उन्हें संगठन महामंत्री बनाया गया।
साल 2001 का अक्टूबर महीना था। कांग्रेस के नेता माधवराव सिंधिया की हवाई दुर्घटना में मौत हुई थी। उनके साथ कैमरामैन गोपाल भी थे। मोदी ऐसे नेता थे जो रिपोर्टर के साथ साथ कैमरामैन तक से दोस्ती रखते थे। मोदी दिल्ली में कैमरामैन गोपाल के अंतिम संस्कार में मौजूद थे। उसी वक्त प्रधानमंत्री दफ्तर से मोदी के पास फोन आया। फोन पर खुद अटल बिहारी वाजपेयी थे। नरेंद्र भाई, तुम कहाँ हो? मैं इस वक्त शमशान घाट में हूँ। वहाँ क्या कर रहे हो? करीबी पत्रकार की मौत हो गई है, अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने आया हूँ। आज शाम में मुझसे मिलो। जी ठीक है। शाम में मोदी ने वाजपेयी से मुलाकात की। यहाँ पंजाबी खाना खाकर मोटे हो गए हो, तुम्हें दुबला पतला होना चाहिए। यहाँ से जाओ, दिल्ली खाली करो। जाओ कहाँ? गुजरात जाओ, गुजरात। वहाँ काम करना है। क्या मैं गुजरात का प्रभारी बनूंगा या कुछ और राज्य मिलेंगे? नहीं नहीं, तुमको चुनाव लड़ना है। अब तक तुमने दूसरों की लड़ाई में मदद की है, अब अपने लिए लड़ाई लो। मैं ये नहीं कर सकता। मैं महीने में 10 दिन गुजरात में रहूंगा और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करूंगा। नहीं नहीं, तुम्हें गुजरात के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालनी है। ये मेरा काम नहीं है। मैं 6 साल से गुजरात से बाहर हूँ। ये मेरी पसंद की फील्ड नहीं है। मैं संगठन का काम देखता हूँ। मुख्यमंत्री किसी और को बना दीजिए। मोदी वाजपेयी से मुलाकात करके लौट आए। उसी रात लाल कृष्ण आडवाणी का फोन आया। देखो, हम सबने तुम्हारे बारे में फैसला ले लिया है। मैं मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं हूँ। मुझे कुछ वक्त चाहिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 7 अक्टूबर 2001 को मोदी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા उस दिन कोई नहीं जानता था कि साल 2001 के बाद गुजरात की गद्दी पर सिर्फ एक शख्स बैठेगा, नरेंद्र दामोदर भाई मोदी। हम 2001 में जब मुख्यमंत्री बने थे तो लोग मुझे मिलने आते थे तो मेरे से एक मांग कर रहे थे कि मोदी जी कुछ भी करो, कम से कम शाम को खाना खाते समय तो बिजली दो। मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी जब पहली बार दिल्ली आए तो कुर्ता नहीं सूट में थे। वाजपेयी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। आज मोदी का एक इंटरव्यू मिलना भी मुश्किल है। उस वक्त मोदी एक कैमरा देखकर भी रुक जाते थे। गुजरात के 5 करोड़ नागरिक सुरक्षित हैं और मैं 5 करोड़ नागरिकों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध हूं। मोदी ने पार्टी से कहा, चुनाव में गिनती के सिर्फ 500 दिन हैं। मुख्यमंत्री बनने के वक्त मोदी को चुनाव लड़ना था। मोदी ने अपनी जिंदगी का पहला चुनाव राजकोट से लड़ा। 24 फरवरी को मोदी चुनाव जीत गए, लेकिन जीत की खुशी 3 दिन बाद ही गोधरा रेलवे स्टेशन से 100 मीटर दूर साबरमती एक्सप्रेस के 2 डिब्बों में उपद्रवियों ने आग लगा दी। अयोध्या से आ रहे 58 कार सेवक जिंदा जला दिए गए। मोदी ने गुजरात के लोगों से सीधी बात की। गई काले गोधरा में अमानवीय अत्याचार थयो। गोधरा की घटना का असर पूरे गुजरात में होने लगा। मोदी ने दंगाइयों को देखते ही गोली मार देने के आदेश दिए। सेना बुलाई गई। जहां जहां दंगे हुए कोशिश की गई, लोगों पे गोलियां चलाई गई। देखते ही मार दो की सूचना दी गई। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये साफ साफ कहा गया। मोदी ने कहा, हमले का जवाब हमला नहीं हो सकता, लेकिन मोदी की बात अनसुनी कर दी गई। અને વેરથી ક્ષમતું નથી, ઉપદેશ આવા નથી આવ્યો। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात गए। मोदी को राजधर्म निभाने की नसीहत दी। चीफ मिनिस्टर के लिए
मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म, ये शब्द काफी सार्थक है, मैं उसी का पालन कर रहा हूँ, पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। वाजपेयी की बात सबने सुनी, लेकिन वाजपेयी के साथ ही मोदी ने भी धीमे से कुछ कहा था, उसे आज सुनिए। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। गुजरात में हिंसा के बाद चुनाव होने वाले थे। सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कह दिया। आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी, दर्द और मौत के सौदागर। मैडम सोनिया जी, देश जानना चाहता है ये भोपाल के अंदर हजारों लोगों के मौत का सौदागर कौन था? मोदी के खिलाफ मीडिया में खूब लिखा गया, खूब बोला गया। मोदी ने खुद को मीडिया से दूर कर दिया। चुनाव के नतीजे आए और मोदी को जबरदस्त जीत मिली। मोदी ने सुबह 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक काम करना शुरू किया। मेरी एक भी फाइल पेंडिंग नहीं है। मैं अभी भी रात को जाऊंगा 11-12 बजे, फाइल देखूंगा। मोदी पर हमला नहीं रुका। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में फिर मोदी पर सवाल खड़े हुए। एक वक्त आया जब मोदी ने सवालों का जवाब देना ही बंद कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद हो गई। जो सच्चा सही मोदी है वो अब दिखने लगा है। जिन लोगों ने उसको भिन्न भिन्न प्रकार के चेहरों के रूप में दिखाने की कोशिश की थी, अब जनता उनको पहचान गई है। मोदी पर जितने हमले हुए, मोदी के बारे में उत्सुकता उतनी ही बढ़ी। मोदी धीरे धीरे देश की राजनीति में एक अहम चेहरा बन गए। मुझे तपने का अवसर मित्रों ने मौका दिया और मैं तप करके पूरी तरह मेरी हर प्रकार से पिटाई हुई तो काफी मजबूती के बाहर निकला। अगर मोदी भीतर से मेटल ना होता तो स्टील कैसे बनता भैया? साल 2007 में गुजरात में मोदी के खिलाफ जमकर प्रचार हुआ। मोदी बीजेपी के सबसे बड़े स्टार के तौर पर उभरे। नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। मोदी ने फिर यात्रा निकाली। पूरे गुजरात में घूम घूम कर प्रचार किया। चुनाव के दरमियान मेरा योगा छूट गया है, प्राणायाम छूट गया है। थोड़ा बहुत मैं प्राणायाम करता हूं मेरे गले के लिए, वो भी सुबह मुश्किल से 5-7 मिनट कर पाता हूं। गले के लिए योगिक एक्सरसाइज होती है, वो मैं करता रहता हूं। मोदी की आवाज का जादू गुजरात पर चढ़कर बोल रहा था। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि मोदी ने भाषण देने की बाकायदा ट्रेनिंग ली है। हमारे आवाज के लिए, वॉइस कोड के लिए हमारे शास्त्रों में योगा थेरेपी है, ब्रीदिंग सिस्टम है, उसकी मैंने ट्रेनिंग ली है स्पेशली, और उसके कारण मैं टिक पाता हूं। और वैसे भी मेरा आवाज ये मेरी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। 2007 में मोदी फिर जीते। इस जीत के बाद मोदी ने गुजरात को बदलना शुरू किया। वाइब्रेंट गुजरात का नारा दिया। टाटा की नैनो पश्चिम बंगाल से चलकर गुजरात आ गई। अंबानी ने मोदी को अगला प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया। I mentioned during my last visit that my father saw in Narendra Bhai लंबी रेस में घोड़ों छे। और आज मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इस देश में कोई सीईओ है
क्योंकि एक कंपनी नहीं, एक सेक्टर नहीं, एक स्टेट, एक कंट्री चला सकता है, वो श्री नरेंद्र मोदी है। मोदी के वाइब्रेंट गुजरात के नारे में अमिताभ बच्चन ने 4 चांद लगा दिए। भारत का एकमात्र जंगल जहां राज करते हैं 400 से भी ज्यादा एशियाटिक लायंस, यानी बब्बर शेर। अगर आप शेर दिल हैं तो रहिए शेरों के साथ में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। मोदी का गुजरात कलरफुल दिखा। अमिताभ ने पतंग उड़ाई। सियासत में सबकी डोर अपनी मुट्ठी में थामे मोदी भी पतंग उड़ाते दिखे। मोदी के प्रधानमंत्री बनने की बात देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन ने की थी, लेकिन धीरे धीरे यही बात बड़े बड़े नेता करने लगे। सक्षम है नरेंद्र मोदी उस पद के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। काबिल हैं, योग्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? इस सवाल के बीच मोदी ने 2012 का विधानसभा चुनाव लड़ा। मोदी ने हैट्रिक लगाई। गुजरात ने एक बार फिर मोदी को चुना। नरेंद्र दामोदरदास मोदी ईश्वરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। अब मोदी से दिल्ली दूर नहीं है।